Good morning, dear students. So welcome to केमिस्ट्री ऑनलाइन पाठशाला। केमिस्ट्री ऑनलाइन पाठशाला के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस। थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेंगे। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस? थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस क्या होती है? तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों। दोज टाइप ऑफ chemical balance equation which give the heat change during the chemical reactions is called thermochemical equations। तो क्या होती है बच्चों थर्मोकेमिकल इक्वेशंस? दोज टाइप ऑफ बैलेंस इक्वेशन, दे आर बैलेंस इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन देती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितनी हीट रिलीज हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती है बच्चों, तो क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ हीट या तो रिलीज होगी। हीट क्या होगी बच्चों? हीट आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब। जब भी केमिकल इक्वेशन होती है ना बच्चों, या तो हीट रिलीज होगी, ठीक है, या फिर क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो उन उन केमिकल इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस। एक और बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पे जो हम हीट का मीनिंग बता रहे हैं वो एंथैल्पी के फॉर्म में बता रहे हैं। इसका मतलब जब भी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती है तो क्या होता है, एंथैल्पी में चेंजेस होता है। क्या होता है? एंथैल्पी चेंज होती है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी का मतलब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे एंथैल्पी का मतलब क्या है? हीट से है। एंथैल्पी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? हीट। हीट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल इक्वेशन। अब अगर कोई भी रिएक्शंस, आपको पता होगा बच्चों, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, देयर आर टू टाइप ऑफ इक्वेशंस, देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, एंडोथर्मिक इक्वेशन एंड एक्सोथर्मिक इक्वेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ा होगा आपने। एंडोथर्मिक रिएक्शन। What is meaning of exothermic reactions? Those type of reactions in which heat release। ऐसी केमिकल इक्वेशंस जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक केमिकल इक्वेशन। दूसरी टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है एंडोथर्मिक केमिकल इक्वेशन। तो एंडोथर्मिक केमिकल इक्वेशन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जिससे अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल इक्वेशन में, एक्सोथर्मिक इक्वेशन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। इसका मतलब ये है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द एंथैल्पी of the reactant is low as compared to the enthalpy of product. This means in exothermic reaction, enthalpy of product is greater than enthalpy of reactant। मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होती है। तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। हीट क्या होगी, रिलीज होगी in the form of temperature, in the form of temperature। So those type of reactions are called exothermic reactions। okay, दूसरी टाइप की रिएक्शंस होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होती है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी, प्रोडक्ट की हीट कम होती है और
रिएक्टेंट के पास में क्या होती है बच्चों, रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए उतने अमाउंट की हीट क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस, ध्यान देंगे, इफ हीट इज रिलीज, इफ हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज का मतलब क्या होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक इक्वेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। For exothermic reactions, the value of delta H will be negative, ये याद रखनी है। And if heat is absorbed during the reactions, then the reaction is endothermic reactions. And for endothermic reactions, the value of delta H will be positive. ये आपको साइन कन्वेंशन ध्यान देने हैं। ये अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जो सिस्टम है ना, इंटरनेशनल लॉ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो आईयूपीएसी ने ये लेटेस्ट कन्वर्जन दिए है। तो कन्वेंशन है ये, कन्वेंशन फॉर द राइटिंग ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे। डेल्टा एच क्या है बच्चों, डेल्टा एच क्या है, व्हाट इज डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा एच। सिर्फ एच अगर हम लिखते हैं ना, सिर्फ एच, इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज, चेंज इन, चेंज इन किसके अंदर, अगर मैंने एच लगा दिया तो चेंज इन एंथैल्पी। अगर मैं आर लगा देता हूँ, आर और एच लगा देता हूँ, तो इसका मतलब चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये सारी थर्मोडायनेमिक जो भी टर्म्स है ना, इस चैप्टर में हम इस पॉइंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड स्टेट दे रखी हो बच्चों, रिएक्टेंट की हो, प्रोडक्ट की, और कुछ भी लिखा नहीं हो, तो उसे हम क्या मानेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस मानेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। अब अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रिकमेंडेशन, एक और बात आप ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रिकमेंडेशन, आईयूपीएसी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एंथैल्पी ऑफ, ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को हम लिखते हैं बच्चों डेल्टा आर एच से लिखेंगे। ठीक है, इसी टाइप से एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को हम लिखते हैं बच्चों डेल्टा वेपोराइजेशन एच। ठीक है, इसी टाइप से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम लिखते हैं डेल्टा एफ एच, ये बॉटम में लिखना है। ठीक है, इसी टाइप से एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को लिखते हैं हम डेल्टा सी एच। तो इस टाइप से हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, वेपोराइजेशन को कैसे लिखेंगे, फॉर्मेशन को हम ऐसे लिखते हैं और कंबस्टन को ऐसे लिखते हैं, ये अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है। तो हम जब भी ये सिंबल आए, इस टाइप के सिंबल आए, तो आप समझ जाना ये इसमें किसकी बात कर रखी है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में है बच्चों, जब भी हम थर्मो केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, तो उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। while writing the thermochemical equation, it is necessary to mention their physical state of the reactant and product। तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं उसकी फिजिकल स्टेट लिखनी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
समझ में आया आपको? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2, ये गैस के फॉर्म में है, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, और दोनों आपस में रेट करके क्या बना देते हैं बच्चों, वाटर बनाते हैं। वाटर यहाँ पे मैंने लिख दिया लिक्विड के फॉर्म में, अगर वाटर बनाते तो मैं यहाँ पे L लिखूंगा। तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू पहले भी मैंने ये बताया था बच्चों, -285.8 किलो जूल होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा। लिक्विड फॉर्म में अगर वाटर बनता है तो उसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, -285.8 किलो जूल। इसका मतलब जब वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा तो इतनी एनर्जी को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसी टाइप से देखो, H2 गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है तो H2O बनता है। अब अगर H2O गैसियस फॉर्म में बनता है, किस फॉर्म में बनता है बच्चों, गैसियस फॉर्म में बनता है, तो गैसियस फॉर्म में बनेगा तो उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू होती है 241.8 किलो जूल। इस वजह से हमें जब भी केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये क्या है बच्चों, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हमने देखो रिएक्टेंट में भी इसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन किया, ये इसकी फिजिकल स्टेट है, ये गैस फॉर्म में है, दोनों रिएक्टेंट दोनों कैसे है बच्चों, गैस फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस फॉर्म में बने हैं, गैसेस फॉर्म में बने हैं। तो यहाँ पे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे फेज ट्रांजिशन नहीं हुआ है। फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है बच्चों देखो, कोई भी सब्सटेंस है ना उसकी 3 फेज होती है, आपने 6 क्लास में पढ़ लिया होगा, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और क्या होते हैं बच्चों, गैस होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आप लोगों ने पढ़ा है ना। यही होती बच्चों फेज ट्रांजिशन। मतलब जब लिक्विड मतलब जो गैस है, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनकी फेज क्या हो रही है, फेज चेंजेज हो रही है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की फेज क्या है, सेम फेज है। तो जब सेम फेज होती है तो कम अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। जब फेज चेंज हो जाती है, देखो फेज यहाँ पे चेंज हो गई, यहाँ पे फेज चेंज हो गई, ये गैसेस फॉर्म में थे, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे फेज चेंज हो गई। और जब फेज चेंज हो जाती है तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। समझ में आया आपको? समझ में आया बच्चों? हाँ, इसके बाद में इसका कोफिशिएंट भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी जो भी सब्सटेंस हम यूज में लेते हैं ना थर्मो केमिकल इक्वेशंस में, तो उसके कोफिशिएंट्स लिखने जरूरी होते हैं। तो कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो उसके आगे कुछ नंबर लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे इसी में एग्जाम्पल में बता देता हूँ बच्चों, H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स H2O। यहाँ पे मैंने लिख दिया गैस फॉर्म में। अब देखो इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाफ। मैं यहाँ पे अगर हाफ कर देता हूँ तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों, डेल्टा एच की वैल्यू हो गई यहाँ पे -241.8 किलो जूल। ठीक है, अब इसी टाइप से देखो, इसी सेम केमिकल इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2H2। इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, 2 लगाया। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। केमिकल इक्वेशन सबको बैलेंस करनी आती है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ पे
483.6 किलो जूल ये आर। यहाँ पे देखो रीजन क्या है बच्चों, ये देखो मैंने क्या लिखा, डेल्टा आर एच। तो डेल्टा एच आर का मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज इन, इट इज द, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच आर, डेल्टा आर एच को हम क्या लिखते हैं बच्चों, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रही है ना कंप्लीट, ये जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इतनी अमाउंट में एनर्जी -483.6 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है ये, इसीलिए माइनस लगा है। यहाँ पे देखो सेम केमिकल इक्वेशन है, सेम केमिकल इक्वेशन है, तो इसके लिए डेल्टा आर एच की वैल्यू कम है और इसके लिए डेल्टा एच आर की वैल्यू ज्यादा है। रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वाटर बन रहा है ना बच्चों, वाटर का 1 मोल बन रहा है, कितना बन रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है, कितने बन रहा है बच्चों, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा बच्चों, तो एंथैल्पी में जो चेंजेस है ना, इसके कंपैरिजन में क्या आएगा, जस्ट डबल आएगा। इसके कंपैरिजन में क्या आएगा बच्चों, जस्ट डबल आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिजिट आ जाएगा हमारे पास। तो कहने का मीनिंग आप सभी लोगों को समझ में आया बच्चों, समझ में आया, मैंने क्या बताया आप सभी लोगों को समझ में आ गया क्या बच्चों। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एंथैल्पी मीनिंग समझ में आनी बहुत जरूरी है। एंथैल्पी का बहुत ज्यादा काम पड़ेगा इस चैप्टर में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, छोटा सा एफ लगाओ यहाँ पे और एच लगाओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज का मतलब हीट चेंज, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए substance is formed, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म। जब भी 1 मोल सब्सटेंस बनता है ना बच्चों, तो कितनी एंथैल्पी में चेंजेस हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इसकी डेफिनेशन बता दी है। अब देखो, ये जो 1 मोल सब्सटेंस बनेगा ना बच्चों, ये किससे बनेगा, रिएक्टेंट से बनेगा। सब्सटेंस मतलब जो भी प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट से बनता है। अब जो वो रिएक्टेंट है ना, वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है, उनका रिएक्टेंट का एलिमेंटल स्टेट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके आगे एक और लाइन में लिख देता हूँ बच्चों, एंड of a substance is formed when 1 mole of substance is formed by their elemental, by their elemental state of the reactant। तो रिएक्टेंट की एलिमेंटल स्टेट से जब भी प्रोडक्ट बनता है और 1 मोल बनता है, तो एंथैल्पी में कितना चेंजेस हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अभी जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना तो और ये क्लियर हो जाएगा। तो जब भी मैं आपको यहाँ पे ये साइन आ जाए बच्चों, डेल्टा एफ एच, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब डेल्टा एफ एच का मतलब क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर ये नेगेटिव आता है, इसका मीनिंग बताएंगे आप, डेल्टा एफ एच। ये अगर पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी वो, किस टाइप की रिएक्शन होगी। देखो दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दो टाइप की रिएक्शंस होती है। अगर
डेल्टा एच एफ की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, आपको बताना है। डेल्टा एच एफ की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में से कौन सी रिएक्शन होगी? तो जब भी नेगेटिव का साइन आता है तो रिएक्शन कौन सी होगी? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें साथ साथ में हीट भी रिलीज होगी। और जब प्लस का साइन आ रहा है इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। जब भी रिएक्शन प्रोसीड होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। छोटी क्लासों में आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे कार्बन इसकी एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है। देखो हमने क्या बताया है, जब भी एक मोल सब्सटेंस बनता है, देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनता है। ये देखो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बन गया, मतलब प्रोडक्ट कितना बनना है? 1 मोल बनना है। ये प्रोडक्ट है ना, कितना बना हुआ बच्चों? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। अब ये जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ये इसको बनाने के जो जो रिएक्टेंट है ना, इसको बनाने वाले जो रिएक्टेंट है वो अपनी कौन सी स्टेट में होने चाहिए? वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। वो अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है और अगर 1 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब जितनी एंथैल्पी में चेंजेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो जब भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, पहले अभी मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रिकमेंडेशन वी हैव टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट है कार्बन, इसकी फिजिकल स्टेट है यहाँ पे किस फॉर्म में होगा? ये कार्बन बच्चों बताओ, कार्बन होगा यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा बच्चों? गैसेस फॉर्म में होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कौन सी फॉर्म में बनेगा बच्चों? ये भी गैस फॉर्म में बनता है। आप सभी लोगों को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। डेल्टा एच, डेल्टा एच एफ की वैल्यू है -393.5 किलो जूल। मतलब जब कार्बन बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में हीट भी जनरेट होगी। हीट कितनी जनरेट होगी बच्चों? 393.5 किलो जूल हीट जनरेट होगी। बात समझ में आ गई? तो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीकों से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। कैसे, कौन कौन से तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने के? कौन कौन से तरीके? देखो ध्यान से देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। ये CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बन गई, लेकिन ये अपने एलिमेंटल रिएक्टेंट से नहीं बनी है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ये किससे बनी है? एक कंपाउंड से बनी है। ये कंपाउंड है बच्चों, ये क्या है? कंपाउंड्स है। तो ये जब भी कंपाउंड से कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए जो भी एंथैल्पी में जो चेंजेस आता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बोलेंगे? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन किससे हो जाए? इसके एलिमेंट से हो जाए। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कौन कौन से एलिमेंट है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? इसमें एलिमेंट है एक तो कार्बन, एक और कौन सा एलिमेंट है इसमें? ऑक्सीजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कार्बन और ऑक्सीजन से हो तो ही इसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और CO2 गैस के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी लिबरेट होगी या जितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो CO2 जब भी गैस बनेगी बच्चों तो हमेशा एनर्जी लिबरेट ही होगी। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा नेगेटिव आएगी। अगर CO2 गैस का फॉर्मेशन कार्बन और ऑक्सीजन से हो रहा है तो उस कंडीशन में एंथैल्पी चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। इसी टाइप से एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। कार्बन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से और क्या बनेगा? मीथेन। ये बच्चों मीथेन है, मीथेन गैस। मीथेन गैस, तो गैस है तो यहाँ पे जी लगा देंगे।
कार्बन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। हाइड्रोजन ये गैस है ना बच्चों, यहाँ पे लगा देंगे गैस। अब देखो ये जो CH4 है ना बच्चों, मीथेन CH4, इसके लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अब? डेल्टा F एंड H, ये होगा किसके बराबर? -34.8 किलो जूल के बराबर। ये जो है ना, ये डिजिट आपको याद नहीं रखनी है, ये इसको याद करने से कोई मतलब नहीं है, ये याद नहीं करनी है बच्चों को। खूब सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, किस किस का हम डेल्टा चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम याद रखेंगे। तो कुछ खास खास केमिकल इक्वेशंस का अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम क्वेश्चंस में ही आपको इसकी वैल्यू दे रखी होती है। द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखी होगी, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार मीथेन गैस। तो मीथेन गैस किस से बनी है बच्चों? इसके एलिमेंट से बनी है। तो मीथेन गैस में एलिमेंट कौन कौन से हैं? कौन कौन से एलिमेंट है मीथेन के अंदर? कौन कौन से एटम दिख रहे हैं आपको? सबसे पहले तो ये बताओ, मीथेन गैस के अंदर आपको एटम दिख रहा है कार्बन का, और आपको एटम दिख रहे हैं हाइड्रोजन के। कार्बन के एटम कितने हैं? 1। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 4। कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस गैस के फॉर्म में है, तो मतलब ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। ये जो कार्बन है अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। जब एलिमेंटल स्टेट में जब रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उस समय जब भी जो भी एंथैल्पी में चेंजेस होता है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई होगी आपको? समझ में आ गई बात? तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। हाँ हाँ, अब देखो एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। The equation for enthalpy of formation should be always be written for 1 mole of substance। जब भी हम enthalpy of formation लिखते हैं ना बच्चों, enthalpy of formation, enthalpy of formation is always written for 1 mole of for 1 mole of सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। एक मोल सब्सटेंस बनाना हमें, अगर एक मोल से ज्यादा सब्सटेंस बन रहा है तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बच्चों, अमोनिया का फॉर्मेशन। अमोनिया अमोनिया का आप सभी लोगों को फॉर्मूला आता होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना अमोनिया का, तो जल्दी से लिख के बताओ बच्चों, अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ अमोनिया का फॉर्मूला। अमोनिया का फॉर्मूला बताओ। NH3। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये अमोनिया गैस का फॉर्मूला है, NH3 है ये। इसका फॉर्मेशन किससे होगा बच्चों? इसका फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसके अंदर एलिमेंटल फॉर्म में, तो नाइट्रोजन लिखेंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि हमें 1 मोल ऑफ अमोनिया बनाना है, 1 मोल ऑफ अमोनिया बनाना है। तो इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, हमें सिर्फ 1 मोल ही बनाना है। यहाँ पे अमोनिया से हमें कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे हमें 1 मोल बनाना है और 1 मोल ऑफ अमोनिया बन गया। देखो यहाँ पे अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाफ लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? यहाँ पे लगाएंगे 3/2। यहाँ पे लगा देंगे 3/2, यहाँ लगा देंगे 1/2, तो अमोनिया बन जाएगी 1 मोल ऑफ अमोनिया। इसके लिए डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? ये है -46.1 किलो जूल। ठीक है, अब मैं अमोनिया का एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना।
N2 plus H2 gives 2NH3। जब आप इसको बैलेंस करेंगे ना, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आपको, देखो मैं बता देता हूँ आपको, इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 लगाना होगा और यहाँ पे क्या लगाना होगा, आपको 2 लगाना होगा। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे देखो कितने मोल बने हैं बच्चों, अमोनिया के कितने मोल बने हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा एफ एच इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 92.2 किलो जूल, माइनस 92.2 किलो जूल। समझ में आया बात समझ में आ गई। क्यों, रीजन यहाँ पे यह है कि बच्चों 1 मोल बनने में, ये 1 मोल बना है, 1 मोल अमोनिया बनता है, तो ये इतनी चेंजेस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है। तो 1 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस 46.1 किलो जूल है। तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चों, कंसेप्ट समझ में आया ये वाला। कंसेप्ट समझ में आया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, क्या समझ में आया आप सभी को। जल्दी से बच्चों लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, अब एक और हम पॉइंट बता देते बच्चों, स्टैंडर्ड इन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से देखेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन आप सब लोग ध्यान से देखेंगे। जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे डेल्टा एफ एच, यहाँ पे क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, डेल्टा एच एफ नोट। यहाँ इसको इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन समझेंगे। द एंथैल्पी चेंज when the enthalpy change of the formation of 1 mole of compound from element when all the substance being in their standard state is called standard molar enthalpy of formation। बहुत ही सिंपल है बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सेम वैसा के वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हमने चेंजेस क्या लिखा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनता है किससे बनेगा, रिएक्टेंट से। तो जो रिएक्टेंट है ना बच्चों, किस फॉर्म में होना चाहिए, सबसे पहले तो वो एलिमेंटल कंडीशन में होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है ये प्योर फॉर्म में होने चाहिए। जब भी एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो वो प्योर भी होंगे और साथ में वो एलिमेंटल फॉर्म में भी होंगे, कौन, रिएक्टेंट। और अगर प्रोडक्ट बनाते हैं और 1 मोल बनाते हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनाते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी है बच्चों, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। और जो टेम्परेचर है वो